नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने राइनो के संरक्षण के लिए यानी गैंडे के संरक्षण के लिए एक अजीब तरीके से एक अलग तरीके का मॉडल अपनाया है और इसी से रिलेटेड इन्होंने एक अध्ययन भी किया है। अध्ययन के कुछ रिपोर्ट भी आए हैं, कुछ डेटा भी सामने आए, उन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि अध्ययन हुआ क्या है। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ग्रेटर क्रूगर अभयारण्य, जो कि राइनो यानी गैंडों का सबसे बड़ी आबादी का संरक्षण करता है, वहां पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 1985 काले और सफेद गैंडे की कमी देखने को मिली, यानी कि इनका अवैध शिकार किया गया। अब ये जो पूरा अध्ययन है वो 11 अभयारण्यों में 7 वर्षों तक चलाया गया और उसके बाद ये डेटा एकत्र किए गए, जिसके अकॉर्डिंग 2024 में गैंडों की जो 5 प्रजातियां हैं उनकी संख्या में 28,000 कमी देखने को मिली है, यानी कि 28,000 गैंडे कम हो गए हैं 2024 में। अब इसी के साथ गैंडों के सींग काटने यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है, इन्होंने इनके संरक्षण के लिए डी हॉर्निंग की प्रक्रिया अपनाई और इससे अवैध शिकार में लगभग 75 से 78% की कमी आई। अब ये पूरी प्रोसेस क्या होती है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे और आपको बता दें कि इसमें जितना कुल खर्च हुआ है वो अवैध शिकार विरोधी बजट का केवल 1.2% ही है। तो अब इसी के साथ ये जो अध्ययन था इसके रिपोर्ट को हमने समझ लिया, अध्ययन में क्या क्या बातें कही गई। अब इसके आगे हम समझेंगे कि गैंडा संरक्षण की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो गैंडों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्या? उनका अवैध शिकार किया जाना। आपको बता दें कि गैंडों का जो अवैध शिकार किया जाता है वो बेसिकली उनके सींग के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी सींग की मांग बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ वियतनाम और चीन में 2000 वर्षों से अधिक समय से पारंपरिक चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये इनके जो सींग होते हैं वो बहुत सारे रोगों के इलाज में सहायक होते हैं, लेकिन हालांकि इसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। और इसी के साथ वन्यजीव न्याय आयोग 2022 की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया कि 2012 से 2022 में सींगों के थोक व्यापार से $874 मिलियन से लेकर के $1.13 बिलियन तक की आय हुई सींगों के व्यापार से। जो गैंडे हैं उनके सींग का जो अवैध व्यापार किया जाता है उससे जो है ये आय हुई। आपको बता दें कि जो गैंडे होते हैं उनकी सींग की कीमत होती है $3,382 से लेकर $22,257 प्रति किलोग्राम। और यही एक मेन कारण है कि इसकी वजह से जो गैंडे हैं उनकी सींगों का अवैध व्यापार किया जा रहा है, गैंडों का अवैध शिकार किया जा रहा है। वहीं 2017 से 2023 के बीच आपको बता दें कि इनके लिए लाखों डॉलर का निवेश किया गया। अकेले ग्रेटर क्रूगर अभयारण्य में ही 74 मिलियन का निवेश किया गया। कई तरीके के उपाय भी अपनाए गए, जिसमें कि गश्त, खोजी कुत्ते, एआई कैमरे, हवाई निगरानी जैसे उपाय भी किए गए इनके संरक्षण के लिए, इनके अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिवर्ष गैंडों की आबादी का लगभग 6.5% हिस्सा जो है वो विलुप्त होता जा रहा है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक बार देख लेते हैं कि जो है डी हॉर्निंग की प्रक्रिया होती क्या है। तो इसमें जो वन कर्मचारी होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, वो क्या करते हैं कि गैंडों को बेहोश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उन्हें किसी भी तरीके की आवाज़ से बचाने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ईयर प्लग लगाते हैं। और उसके बाद ये जो पशु चिकित्सक हैं वो गैंडे की सींग को काटते हैं। लगभग 90 से 95% ही काटते हैं, कुछ परसेंट जो है उनकी सींग का छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो सींग होते हैं उनका 1.5 से 2 साल में वो फिर से उगते हैं, फिर से आ जाते हैं और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। वहीं जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको जल्दीबाजी रहती है और वही शिकारी क्या करते हैं कि वो गैंडों को मार देते हैं और उसके बाद उनका पूरा सींग निकाल लेते हैं। इस वजह से गैंडों का अवैध शिकार हो रहा है। और जब दक्षिण अफ्रीका ने ये जो प्रोसेस अपनाया है डी हॉर्निंग का, इसके बाद अवैध शिकार में 75 से 78% की कमी देखने को मिली है। और इसी के बाद एक डेटा भी आया जिसमें ये कहा गया कि सींग काटे गए गैंडों के शिकार होने का जोखिम जो है वो बिना सींग काटे वालों की तुलना में 95% कम हो गया। यानी कि जब जो गैंडे हैं उनके सींग काटे गए तो उनके अवैध शिकार में 95% की कमी देखने को मिली है पहले के कंपैरिजन में। तो ये था पूरा महत्वपूर्ण डेटा। इनकी शिकार क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है, अब हम समझेंगे कि जो गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं उनके नाम देख लेते हैं और उनकी संरक्षण स्थिति देख लेते हैं कि IUCN में उन्हें क्या स्टेटस प्राप्त है। तो सबसे पहला है सफ़ेद गैंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है सेराटोथेरियम सिमम
और इसे IUCN की श्रेणी में नियर थ्रेटेंड में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है काला गैंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है डिसेरोस बाइकोर्निस, जिसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और इसके बाद आता है एक सींग वाला गैंडा, जिसे कि भारतीय गैंडा भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस और ये वल्नरेबल की श्रेणी में इसे रखा गया है। और अगला है जावन गैंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है गैंडा सोंडाइकस और जिसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ अगला और पांचवी जो प्रजाति है वो है सुमात्रन गैंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है डिसेरोरिनस सुमाट्रिंसिस और इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल ने डी हॉर्निंग की प्रक्रिया किए बिना ही गैंडों के संरक्षण में काफ़ी अच्छा कदम उठाया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। और इसी के साथ अब हम समझेंगे कि भारत में गैंडों के संरक्षण के लिए कौन कौन से पहल अपनाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले आता है इंडियन राइनो विजन 2020, जिसे कि IRV 2020 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या था कि 2020 तक असम में गैंडों की आबादी 3000 से अधिक करना था, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। और इसके बाद इसे अपडेट किया गया और इसे इंडियन राइनो विजन 2.0 के नाम से जाना जाने लगा और इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक 4500 से 5000 गैंडों की आबादी तक पहुंचाना असम में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति और इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसमें DNA प्रोफाइलिंग, आवास का विस्तार करना और सामुदायिक भागीदारी पर इसे पूरा फोकस किया गया था। और इसके बाद अगला आता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो, जो कि जिसे कि 2019 में शुरू किया गया था। और इसका जो पर्पस था वो ये था कि एशियाई राइनो रेंज देशों के बीच सहयोग करके इनके संरक्षण को बढ़ावा देना, इनकी आबादी में वृद्धि करना। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तो गैंडे का जो संरक्षण है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं किया जा सकता, उसके लिए कई संगठनों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा, बहुआयामी उपाय अपनाने होंगे। साथ ही साथ सींग काटने का जो दक्षिण अफ्रीका ने विकल्प अपनाया है, ये एक तरीके से अल्पकालिक समाधान है जो कि अवैध शिकार को तो रोक रहा है, कम कर रहा है और लागत प्रभावी है, लेकिन ये हमेशा नहीं अपनाया जा सकता है। जैसे कि ये सींग काटना अल्पकालिक समाधान है, अगर हमें दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करना है गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए, तो इसके लिए सींग की मांग, गरीबी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे मूल कारणों को पहचानना होगा और उसके निवारण पर कार्य करना होगा। अगला है सामुदायिक भागीदारी और कानूनी ढांचा बनाना होगा, यानी कि भारत और नेपाल के मॉडल ये दर्शाते हैं कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी और मजबूत कानूनी समर्थन संरक्षण प्रयासों की सफलता के लिए अनिवार्य है। यानी कि भारत और नेपाल ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है गैंडों के संरक्षण को लेकर के। अगला है संरक्षण का भविष्य, यानी स्थायी सफलता के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, जमीनी स्तर के कार्य और नीतिगत निर्णयों का सामंजस्य आवश्यक है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका जो कथन है वो डी हॉर्निंग यानी सींग काटने से गैंडों के अवैध शिकार में कमी आई है और यह एक लागत प्रभावी रणनीति है। दूसरा कथन है, गैंडे के सींग के पारंपरिक एशियाई चिकित्सा में सिद्ध औषधीय गुण है। तीसरा है, भारतीय गैंडा IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में है। और चौथा है, भारत और नेपाल ने डी हॉर्निंग को सफलतापूर्वक लागू करके अवैध शिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 1 और 3 या D केवल 2, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।